हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पिसीकल्चर के बारे में, यानी कि मत्स्य पालन कार्यक्रम के बारे में कि मत्स्य पालन होता क्या है, जो कि लास्ट ईयर 2023 में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक का ही टॉपिक है। देखते हैं कि मत्स्य पालन होता क्या है, यानी मत्स्य पालन या फिर पिसीकल्चर। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति हेतु मछलियों के पालन को मत्स्य पालन कहते हैं। मछली उपयोग में भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि मत्स्य पालन में विश्व में 3रा स्थान है। यानी कि उपयोग में भारत का 7वां स्थान है, जबकि पालन जो करता है इसमें 3रा स्थान है पूरे विश्व में। उसके बाद देखते हैं कि मत्स्य पालन क्या कैसे जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है मत्स्य पालन का प्रबंधन या मत्स्य पालन कार्यक्रम। मत्स्य पालन केंद्र का उपयोग बड़ी संख्या में किया जाता है। और वो केंद्र क्या होते हैं? ऐसे केंद्र अनेक जलाशय होते हैं जो ताजे पानी के स्रोत से जुड़े रहते हैं और जलाशय में प्रजनन, स्फुटन, संवर्धन, पालन तथा संग्रहण कुंडों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन अनिवार्य होता है। फर्स्ट होता है इसमें एक स्फुटनशाला, यहाँ पर होता है, यहाँ अंडे से लार्वा निकलते हैं। सेकंड होती है इसमें एक नर्सरी, इसमें लार्वा जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं, यानी कि मछली के लार्वा यहाँ पर वृद्धि करते हैं। थर्ड होता है पालन पोषण ताल। पालन पोषण ताल में इसमें मछलियाँ जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। और फोर्थ होता है संग्रहण ताल, यानी कि स्टॉकिंग टैंक, इसमें मछलियों का संग्रह किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है ना, हम बता सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक होता है जनन ताल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जलाशय में जो है वो प्रजनन होता है। जनन ताल जो होता है वो इस आकार का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्प जो होता है, यानी कि आहार में काम आने वाली मछली को ताल या टैंक अथवा नदी के किनारे पर विशेष प्रकार के जनन स्थलों पर रखते हैं। यानी कि कार्प को ताल या फिर टैंक अथवा नदी के किनारे पर विशेष प्रकार के जनन स्थलों में रखेंगे। और मत्स्य पालन केंद्र में अनेक जलाशय या ताल होते हैं जो ताजे व बहते हुए जल स्रोत से जुड़े होते हैं। तो ये है, यहाँ पर आप डायग्राम इसका बना भी सकते हैं एक, कि कैसे मछलियों को पालते हैं और इनका जो ब्रीडिंग पॉन्ड होता है वो एक इस प्रकार का होता है। उसके बाद होता है मत्स्य डिंब या फिर फिश लार्वा। जनन जलाशयों से मछलियों के डिंबों को एकत्रित किया जाता है। जो यहाँ पर अभी जनन जलाशय था, यानी कि ब्रीडिंग पॉन्ड जो था, उससे मछलियों के डिंबों को एकत्रित किया जाता है। और डिंबों को एकत्रित करने के लिए नदियों व सरिताओं के मोड़ वाला स्थान अधिक उपयुक्त होता है। डिंब को एकत्रित करने वाले जाल को बेंची जाल कहते हैं, यानी कि इनको एक जाल से हम एकत्रित करते हैं। और डिंब को एकत्रित करने वाले जो जाल है वो क्या कहलाता है? बेंची जाल। और यह जाल कीपनुमा तथा दोनों सिरों पर खुला रहता है और यह 10 से 20 फुट लंबा होता है। इसके पिछले सिरे पर 2x1x1 फुट का जो चौकोर गमछा है वो लगा रहता है और गमछे में मछली की विभिन्न अवस्थाओं को एकत्रित किया जाता है और इन्हें फिर स्फुटनशाला में स्थानांतरित कर देते हैं। स्फुटनशाला में क्या होगा? यहाँ जो होते हैं अंडों से लार्वा निकलते हैं। स्फुटनशाला में होगा कि निषेचित अंडे जो होते हैं उनको स्फुटनशाला में रखते हैं और स्फुटनशाला जनन स्थान के पास होनी चाहिए और इसका आकार छोटा होना चाहिए। पानी भी केवल इतना ही होना चाहिए जो 1 से 2 महीने में सूख जाए और स्फुटनशाला की संख्या अधिक होनी चाहिए। स्फुटनशाला छोटे आकार के ताल हैं जिनमें निषेचित अंडों को रखा जाता है और इनमें अंडों को रखने के 2 से 15 घंटों में ही अंडे में स्फुटन हो जाता है। उसके बाद होती है इसमें फिश फ्राई का नर्सरी ताल में स्थानांतरण। जो यहाँ पर अब मछली बनी है उसका किसमें? नर्सरी ताल में स्थानांतरण करेंगे। जो फिश फ्राई होती है, फिश फ्राई को एकत्रित करके नर्सरी ताल में पहुँचाने से पहले कुछ समय के लिए पानी में रखकर इनका प्रानुकूलन किया जाता है और इनकी मृतकता, यानी कि जिससे ये मरे ना जल्दी से, उसको रोकने के लिए पानी का ताप कम रखा जाता है और प्रदूषण एवं संक्रमण को रोकने के लिए मृतक फिश फ्राई को अलग करके निकाल दिया जाता है। और अब
अब इन्हें ऑक्सीजन युक्त धातु के पात्रों में सील करके नर्सरी में भेज दिया जाता है और एल्केथिन की थैलियों में भी इन्हें रखकर हापा से नर्सरी में भेज दिया जाता है। यानी कि अगर हम इनको एल्केथिन की थैलियों में रखते हैं तो इनकी मृतकता जो है वो रुक जाती है बहुत हद तक। उसके बाद नर्सरी ताल में जो भेजते हैं यहाँ पर नर्सरी पॉन्ड यानी कि, तो फिश फ्राई जो होते हैं यहाँ पर काफ़ी छोटे तथा कोमल होते हैं और फिश फ्राई के लिए ताल में पादप प्लवक तथा प्राणी प्लवक की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए। यानी कि पादप भी और प्राणी भी, ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उनको, और ताल को परभक्षी व खरपतवार खाने वाली मछलियों से मुक्त रखना चाहिए। 10 से 15 सेंटीमीटर की होने पर फिश फ्राई को पालन पोषण ताल में भेज दिया जाता है और अब इन्हें फिंगरलिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहला रही थी ये फिश फ्राई, जब तक कि ये नर्सरी ताल में थी, अब इनको हम फिंगरलिंग्स भी कहते हैं। पालन पोषण ताल, पालन पोषण ताल काफ़ी लंबे होते हैं और इन तालों को आविषालु पदार्थों से मुक्त रखा जाता है। यहाँ 6 फुट से गहरे नहीं होते हैं, यानी कि पालन पोषण ताल 6 फुट से गहरे नहीं होते हैं तथा इनमें फिंगरलिंग्स की संख्या के अनुरूप पर्याप्त खाद्य पदार्थ होने चाहिए और फिंगरलिंग्स के 20 सेंटीमीटर लंबा होने पर इन्हें स्टॉकिंग संग्रह टैंक में भेज दिया जाता है। और उसके बाद जो लास्ट होता है स्टॉकिंग टैंक, इसमें जो होती हैं मछलियां वो पूरी डेवलप हो जाती हैं। स्टॉकिंग टैंक खरपतवार तथा परभक्षियों से मुक्त होना चाहिए, यानी कि इनको कोई परभक्षी खाए ना, है ना। और पादप प्लवकों तथा प्राणी प्लवकों की वृद्धि के लिए, प्राणी कौन है उसमें मछलियां हैं, ठीक है, और पादप जो है उसमें कोई भी पादप होगा, वृद्धि के लिए इसमें उपयुक्त मात्रा में उर्वरक डालने चाहिए और मछलियों का पोषण करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल है। उसके लिए चावल, धान, सरसों, मूंगफली तथा तिलहन की खेती का चूरा अधिक उपयुक्त रहता है। सो ये था हमारा पिसीकल्चर, यानी कि पिसीकल्चर होता क्या है और उसको करते कैसे हैं, मत्स्य पालन हम कैसे करेंगे। और आगे भी आप अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।